खाली मुसलमान ही नहीं खड़े, भारत के हिंदू खड़े हैं, सरदार खड़े हैं, सिख खड़े हैं, क्योंकि वे पत्रकार हैं। उनकी कलम के ऊपर आवाज उठाई गई है। कोर्ट कानून तो भैया सबूत मांगता है। आप उनके खिलाफ एक सबूत ऐसा नहीं शामिल कर सकते कि जिसमें ये होगा कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं। हमारे पास साक्ष्य है, वो जब कोर्ट में जाएंगे जब सब क्लियर हो जाएगा। पर अगर एक आम इंसान कुछ काम करे, वो मुसलमान हो, तो उसे मरवा भी दो, उसके हाथ पैर भी तोड़वा दो, मकान तक उड़वा दो। मोहम्मद जुबैर को क्या लग रहा है, मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, उनको सच्चाई दिखाने की सजा मिल रही है, सबसे पहली बात तो। पर भैया मेरे खून के अंदर एक जगह हिंदू है तो दिल के अंदर मुसलमान है और धड़कन सिख है। तो आज हमारे शरीर के अंदर अंग अंग के अंदर एक सेकुलर भारत। जुबैर साहब तो जेल कर दिए, नुपुर शर्मा तो आज पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पा रहे उन्हें। पुलिस वालों को यही नहीं पता नुपुर शर्मा कहाँ पर है। भैया आज एक बात बताओ, दाऊद इब्राहिम होगी क्या नुपुर शर्मा, जो रातों रात देश से गायब हो गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कल दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि जो हनुमान होटल करके जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको लेकर कहा गया कि इस ट्वीट से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता गिन्नी सानी जी मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीर जो है पहले से ऑलरेडी वायरल हो रही थी और तस्वीर में नाम चेंज करके लोगों ने शरारत करके, जो एडिट करने वाले लोग होते हैं उन्होंने उसका नाम बदल के हनुमान की जगह हनीमून होटल कर दिया। और आज वो लोगों के बीच में जब तस्वीरें पहुंचने लगी हनीमून होटल के नाम से, सन 1983 की वो फिल्म है एक, उस फिल्म का दृश्य था। तो जब लोगों को स्वाद लेने लगे, तो जब जुबैर साहब ने उसको क्लियर किया कि भैया ये हनीमून होटल नहीं है, ये हनुमान होटल था, जो सन 83 की उन्होंने वीडियो क्लिप भी निकाली और उसको अपने ट्विटर हैंडल पर दिखाया। उसमें साफ साफ उन्होंने बोल्ड करके दिखाया कि देखो ये तस्वीर के अंदर हनुमान होटल लिखा गया। मतलब आज अगर हमारे देश के अंदर पत्रकार सच्चाई का साथ देंगे तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि वो मुसलमान है। सबसे बड़ी बात है, अगर आज हमारे देश में लोगों का कहना है कि वो जो है ना लोगों को भड़का रहे थे। मैं आपसे यही तो मैं आपसे कहना जा रहा हूँ, अगर सच्चाई, अगर एक बात बताइए, अगर वो भी हनुमान की जगह हनीमून होटल का स्वाद लेते तो लोगों को वो रास आता। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि भैया ये हनीमून नहीं है, ये हनुमान है, तो आज वो लोगों की भावनाएं आहत होगी। तो आज हमारे देश में भावनाएं उस समय आहत क्यों नहीं होती जब हमारे देश के अंदर लक्ष्मी माता का अपमान होता है? आप ये बात बताइए। आपने दिवाली पे लगातार पूजा के बाद देखा होगा लक्ष्मी बम के नाम से लोग बम फोड़ते हैं, लक्ष्मी माता को बम के रूप में जलाते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? आप एक तरफ तो लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हो दिवाली की, और उसके बाद 10 मिनट बाद आपके बच्चे और आप मिलके बम फोड़ रहे हो, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? हमारी तो भावनाएं बहुत आहत होती है। मैं तो कहता हूँ बम की फैक्ट्री बनाने वाले को जेल में डालो, जो देश के अंदर भावनाएं भड़का रहा है। आप एक बात बताइए, आप कहते हो लक्ष्मी माता को कि वो नोट हमारी जो है लक्ष्मी माता है, तो आप उसको पीछे रखते हो अपने, आप लक्ष्मी माता का अपमान नहीं कर रहे। आप यहाँ अंदर अंटी में रखते हो तो आप लक्ष्मी माता का अपमान नहीं कर रहे, तब आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? पर अगर ये काम कोई मुसलमान कर देता है कि सच्चाई से रूबरू कराएगा, एक पत्रकार कर देता है, तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इसका मतलब है हमारे देश में दोगले किस्म के लोग हैं। एक ऐसे एक प्राणी है हमारे देश के अंदर जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, और उनका दोगलापन हमारे लिए नफरत जो है वो पूरे देश को खोखला करती जा रही है। और उससे बड़ी बात क्यों नहीं मान रहे? जो लोग गलत करेंगे वो तो जेल ही जाएंगे। गलत क्या चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो मोहम्मद जुबैर। तो नुपुर शर्मा जेल क्यों नहीं गई? जुबैर साहब तो जेल कर दिए, नुपुर शर्मा तो आज पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पा रहे उन्हें। पुलिस वालों को यही नहीं पता नुपुर शर्मा कहाँ पर है। भैया आज एक बात बताओ, दाऊद इब्राहिम होगी क्या नुपुर शर्मा, जो रातों रात देश से गायब हो गई? आसमान खा गया। तो मैं आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ निकल गई वो ढूंढो ना। पूरे देश में खुदाइयां करवा दो, नुपुर शर्मा को ढूंढने के लिए मिल जाएगी किसी जमीन के नीचे आपको बैठी हुई। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मुसलमान कुछ भी करो तो जेल में डाल दो, मुसलमान कुछ भी करे तो बुलडोजर चला दो, मुसलमान कुछ भी करे तो लिंचिंग कर दो, मुसलमान कुछ भी करे तो 4 बंदे बेच के पिटवा दो। पर अगर आपके धर्म का कोई आदमी देश में कुछ भी करे तो उसको माला पहना दो, उसको बीजेपी का गमछा पहना दो, उसको नफरत का अवार्ड दे दो, और उसको एक काम दे दो, धंधा दे दो, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। पर अगर एक आम इंसान कुछ काम करे, वो मुसलमान हो, तो उसे मरवा भी दो, उसके हाथ पैर भी तोड़वा दो, मकान तक उड़वा दो। तो ये हमारे देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों का फेवर लेता हूँ, मैं सच्चाई का फेवर लेता हूँ। भाई अगर आज किसी हिंदू के साथ भी गलत होगा तो भी हमारी आवाज बुलंद रहेगी। आज कश्मीरी पंडितों के लिए भी मुझे उतना ही दर्द है जितना मुझे जुबैर के लिए दर्द है। आप ये बात समझिए। आज मैं बोलता हूँ ना अंधभक्तों को कि आप तो हिंदुओं के ठेकेदार बन के बैठे हो, तो क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आप गए? आप अपने आरएसएस के कच्चाधारी लोगों को लट लेकर के पहुंचाओ वहां पे। ये आरएसएस की ट्रेनिंग में जो लट घुमा घुमा के ये बड़े हुए हैं, बचपन से लेकर निकले खाकी पहन करके, ये खाकी की इज्जत रख लेना, वहीं जाकर के कश्मीरी पंडितों को बचाते क्यों नहीं है? आज कश्मीरी पंडितों को धर्म देख देख के टारगेट किया जा रहा है। अगर आपके अंदर खून उबाला नहीं मारता तो हमारी गलती थोड़ी ना है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ये गलत है गलत है गलत है लिख देते हो, मुसलमानों के खिलाफ लिख देते हो, हिंदुओं के खिलाफ लिख देते हो। जो भी लिखने वाले लोग हैं क्यों नहीं सच की आवाज बनते? क्यों नहीं जाते कश्मीरी पंडितों को वहां पे पलायन से रोकने के लिए? इतने बड़े बड़े दानी बैठे हैं। आज अडानी अंबानी ने क्या कर दिया उनके लिए आप बताओ?
टाटा बिरला के आपने बारे में सुना होगा, टाटा रतन टाटा तो अपनी कमाई का 95% दान करता है। तो आज अडानी अंबानी भी एक गांव बसा दे कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से, क्यों नहीं बसाते? तो ये सोचने की बात है। हमारे देश में सिर्फ आज हमारे देश में हिंदुओं को ही बेवकूफ़ बना करके वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है, उन्हीं का शोषण किया जा रहा है। पर ये सोचते हैं कि अगर आज 98 हिंदू मर गए पर 2 मुसलमान मर गए तो ये खुश हो जाएंगे, अरे 2 मुसलमान तो मरे, 98 तुम्हारे मर गए भैया। तुम ये देखो कि तुम उस नफरत का शिकार तुम भी तो बने हो, तो ये चीज़ गलत है। तो मोहम्मद जुबैर को क्या लग रहा है, मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, उनको सच्चाई दिखाने की सजा मिल रही है सबसे पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने नपूर शर्मा के मुद्दे को अरब कंट्रियों तक पहुंचा दिया। तो आज मोदी सरकार को उसमें कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। मोदी सरकार को नपूर शर्मा से माफ़ी मंगवानी पड़ी, मोदी सरकार को एक बैकफुट पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी हार दिख रही थी, तो अपनी हार के लिए वो ऐसी छोटे मोटे पत्रकारों को शिकार करके खुश हो रही है कि देखो देखो हमने अपनी हार का बदला ले लिया। पर नहीं मोदी जी, आप ये बात याद रखना, बदला लेने वाला आदमी भी उतना ही कायर होता है, समझ रहे हो बात, जितना नफरत फैलाने वाला होता है। आपकी सरकार के सारे नुमाइंदे, आपकी सरकार के सारे बंदे कायर हैं। जो आज नपूर शर्मा के खिलाफ हुआ उसको रोक तो नहीं पाए, उसके खिलाफ स्टैंड तो नहीं ले पाए, पर जिस आदमी ने सच दिखाया उसको दबा करके आप सोच रहे हो कि सच छुप जाएगा? सच नहीं छुपेगा। नपूर शर्मा ने देश में जो गंदगी का माहौल बनाया है, आज एक जो नफरत का माहौल पैदा किया है, उसकी सजा आज नहीं तो कल नपूर शर्मा को जरूर मिलेगी, और बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होगी। थोड़ा दूसरी तरफ हम लिए चलते हैं, अग्निवीर को लेकर आप क्या कहेंगे? कई जगह पे ट्रेन जलाई गई, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, जो ट्रेन जलाई गई उसमें आपको 5-5 फुट के लोग दिखेंगे। जो ट्रेन जलाई गई उसके अंदर आपको कोई फौजी की तैयारी करता हुआ नहीं दिखेगा। जो ट्रेन जलाई गई उसके अंदर आपको 30-30 साल के लोग दिखेंगे। तो आज वो बंदे कौन थे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार के नुमाइंदे हैं ना सर। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्रेन में आगजनी कि वो छात्र, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये छात्रों को आंदोलन को दबाने की एक साजिश है। जो छात्र इतना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बीच में 10 आदमी अपने घुसेड़ के दंगे मचवा दो, ताकि वो छात्र किसी लायक ही ना रह जाए। कल वहाँ पे पुलिस धारा लगा देगी 144 की, और वहाँ पे 4 छात्र भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है? ये 11 लाख रिटायर होने के 4 साल के बाद वो कह तो रहे हैं कि 4 साल के बाद आपको 11 लाख रुपये मिलेंगे। आज अडानी अंबानी को प्लेटफॉर्म मिलेंगे, एयरपोर्ट मिलेंगे 50 साल के लिए। मेरी समझो हैं, उनको तुम 50 साल के लिए प्लेटफॉर्म दोगे, तुम 50 साल के लिए रेलवे दोगे, 100 साल के लिए रेलवे दोगे, और हमारे देश के युवाओं को सिर्फ 4 साल का लॉलीपॉप। ये क्या है? ये हमारे देश की सेना को कमजोर करने की एक नीति है। कुछ नहीं होगा, 4 साल बाद जितने वहाँ से रिटायर होंगे ना, वो सब अडानी अंबानी के दरवाजों पे चौकीदारी करते नजर में आएंगे आपको, क्योंकि हमारे देश में रोजगार नाम की चीज़ तो बची नहीं है। और जो बंदा शहीद होने की एक तमन्ना रखता था कि मैं देश के लिए शहीद होऊंगा, वो भी कहेगा मैं काहे को मरूं चाइना बॉर्डर पर जाके, भैया 4 साल बाद तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। पर जिस फौजी को ये पता होता है मुझे आज नहीं तो कल गोली खानी है, वो छोड़े में खाता है। वो 19 साल की उम्र में भी शहीद होता है, तो वो 29 साल की उम्र में भी, 39 की, 49 की भी उम्र में शहीद होने का जज्बा रखता है। पर आज एक 21 साल का आदमी ये सोचेगा भैया 22 में तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं काहे को गोली खाऊं, मेरी पूरी बड़ी जवानी है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ये हमारी सेना को कमजोर करने की नीति है। कुछ एक मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही मायने में फ्री में भी करते। देशभक्ति, एक बात छोटी सी बात है, नेता क्यों नहीं फ्री में करते नौकरी? क्यों इतनी कमीशन लेते हैं? क्यों इतनी अपने बेनिफिट लेते हैं? आज खुद क्यों नहीं रिटायर होते? मोदी जी 70 साल के हो गए, गद्दी से इतना प्यार है कि आज भी भाषण देते हैं तो कहते हैं हमें वोट दो। वो कह रहे नौकरी नहीं है तो हम तो दे तो रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी अपना सबसे पहले इस्तीफा दे दे, देश में नौकरियों की कगार आपको कांग्रेस दिखा देगी। ऐसी बौछार लगा देगी नौकरियों की, जितनी पानी की बौछारें समुद्र में नहीं होंगी उतनी देश में नौकरियां होंगी। ये छात्रों का आंदोलन था, कांग्रेस जाके इसको मोहरा बनाने लगी। मोहरा क्यों बनाने लगी? कांग्रेस ने सत्याग्रह, छात्रों से क्या मतलब है? छात्र देश का हिस्सा नहीं है क्या? हमारे घरों के बच्चे छात्र नहीं है? हमारे घरों के राजनीति क्यों कर रही है? सत्याग्रह कर रही है। हाँ, तो हम तो ईडी से पूछताछ होती है तो वहाँ सैकड़ों लोग चले जाते हैं। कुछ मिला? आप ये बताओ, ईडी में कुछ मिला? राहुल गांधी को सलाखों के पीछे डाल दिया? तो आप ये बात बताओ। सड़क पे मैं बिल्कुल, क्योंकि आप सच को दबाओगे, आप सच की आवाज को दबाओगे तो सच दबेगा नहीं। आज कांग्रेसी सपरिंग है, सपरिंग आप जितना दबाओगे उतना उछल के और आगे आएंगे। आप ये मत सोचो कि हमने देश में अंग्रेजों को भगा दिया, उनकी तानाशाही से लड़े हैं हम लोग, हमारे पूर्वजों ने उनकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेजों से। तो आप ये सोचते हो कि हम इनसे डर जाएंगे, काले अंग्रेजों से? हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, खुल के सामना करेंगे। मोदी जी, आप बगावत अगर चाह रहे हो तो हम बगावत के लिए भी तैयार बैठे हैं, हमें कोई डर नहीं है। आप कांग्रेसियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। एक कांग्रेसी 100 पे भारी, याद रखना आप ये बात। इससे पहले हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, लोग कह रहे थे आप नाम बदल के कहीं, ये तो इंटरव्यू तो नहीं देते हैं ना। नाम किस तरह का बदलना मतलब? कि आप मुसलमान हैं लेकिन कहते हैं कि हम गिन्नी सानी हैं। तो आगे भैया खतना चेक कर लो हमारा, जिसको शक हो, और इससे हम क्या कह सकते हैं? एक एक कमरे में लग आ जाओ और चेक करके निकल जाओ, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, ये तो आपको उसी दिन पता लग जाएगा। दर्शक हमारे कह रहे थे कि अगर आपको गिन्नी सानी जी मिले तो उनसे ये जरूर पूछना कि वो क्या हैं।
भैया आपको अगर हमारे हुलिये से पता नहीं लगता तो आप सही में अंधभक्त हैं। आप एक ऐसे अंधभक्त हैं जिनको मोतियाबिंद की बीमारी है, जिनको अंधेरे में नजर नहीं आता, कलर ब्राइटनेस से आप पहचान नहीं सकते आदमी को देख करके। तो ये सोचने की बात है कि आज हमारे देश के अंदर अगर सच की साथ देंगे तो हमें लोग मुसलमान बना देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आज अगर हम हिंदुओं का साथ देंगे तो हम हिंदू हो गए, हम सरदारों का साथ देंगे तो हम सरदार हो गए, मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान हो गए। पर भैया मेरे खून के अंदर एक जगह हिंदू है तो दिल के अंदर मुसलमान और धड़कन सिख है। तो आज हमारे शरीर के अंदर अंग अंग के अंदर एक सेकुलर भारत विद्यमान है जिसमें से आप उसको अलग नहीं कर सकते। हम आपको जब कश्मीरी पंडितों के लिए स्टैंड लेते नजर आते हैं तब आप क्यों नहीं बोलते? आप ये बात बताइए। उस कश्मीरी पंडितों का जब हम दर्द हमारे सीने में छलकता है तब आपको क्यों नहीं दिखता? तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर सच बोलने वाले आदमी को धर्म के आधार पर टारगेट करना, यही तो अनभक्तों की ट्रेनिंग है कि आप एक आदमी की सच बोलने वाली आवाज़ को दबा दो, उसको मुसलमान बना दो, उसको फलाना कर दो, उनको ढिमकाना कर दो। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सच बोलने वाला भी डरे कि यार मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी, मेरा सोशल मीडिया पे मजाक बनने का। भैया जितना मर्जी मजाक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच की आवाज़ है ऐसी बुलंद रहेगी। आखिरी कमेंट 30 सेकंड में। अब मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लग रहा है आपको कि कब तक उम्मीद है, क्या कुछ कानून पे कितना भरोसा रखते हैं, कब तक जेल से बाहर? अभी थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? हाँ। आपको थोड़ी देर में कुछ अनुमान है? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये सोच रहे हैं उसको दबा लेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएंगे उनकी रिहाई के। तो आप ये बात छोड़ दो, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा करके इन्होंने उनको बंद किया है वो इल्ज़ाम तो सरासर इल्ज़ाम ही नहीं है। आप किसी आदमी को चोर बता रहे हो और चोर बताने के लिए आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि वो चोर है। कोर्ट कानून तो भैया सबूत मांगता है। आप उनके खिलाफ एक सबूत ऐसा नहीं शामिल कर सकते कि जिसमें ये होगा कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं। हमारे पास साक्ष्य है, तभी हमने गिरफ्तार। जब कोर्ट में जाएंगे जब सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो पुलिस वालों को यही नहीं पता होता जिसको अरेस्ट कर रहे हैं वो बंदा भी वो है या नहीं। बीजेपी वाले बताते हैं इसको लेके आना है, कैसे भी लेकर आओ, इसको उठाना है, कैसे भी उठाओ, इसकी टांगे तोड़नी है, कोई सा भी चार्ज लगाओ। ये तो फिल्मी सीन आपने नहीं देखे भैया। अच्छे खासे घर बैठे आदमी के ऊपर जो मन में आएगा वो चार्ज लगा देंगे ये लोग। तो आज जुबैर साहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, पूरा भारत खड़ा है उनके साथ में। और खाली मुसलमान ही नहीं खड़े, भारत के हिंदू खड़े हैं, सरदार खड़े हैं, सिख खड़े हैं, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं। उनकी कलम के ऊपर आवाज़ उठाई गई है, कलम को निशाना बनाया गया है। और अगर हमारे देश में कलम भी दब गई भाई तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ गिन्नी सानी जी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर पहरा लगने लगे, उनके जुबान पर ताला लगाए जाने लगे, तो समझ लीजिए कि ये देश नर्क में जा रहा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।